हेलो ऑल, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जीडीसी नर्सिंग क्लासेस में। लेके आ गया हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग का सिलेबस कवर्ड एज पर द आईएनसी, यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है आपका, हम लोग बीएससी नर्सिंग का सेमेस्टर वाइज यहाँ पे टैकल कर रहे हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक टॉपिक को और एक एक यूनिट को हम यहाँ पे आप लोगों के लिए क्लियर एंड कट कॉन्सेप्ट्स में आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट मैं ले रहा हूँ अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी। यूनिट हमारी चल रही है फर्स्ट, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हमारा डिस्कशन चल रहा है सेल के बारे में। तो प्रीवियसली जितने भी लेक्चर्स रहे हैं उसमें हमने सेल के बारे में बात करी है। सेल के पर्टिकुलर हमने एनाटॉमी के बारे में बात करी, उसके डिफरेंट सेल ऑर्गेनिल्स के बारे में बात करी है, चाहे वो माइक्रोसोम हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, या फिर कोई गोल्जी अपैरेटस जैसे सारे के सारे स्ट्रक्चर है, स्टार्टिंग विद द सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और हमने ये भी पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट पार्ट्स बताए थे। एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट बताया था, एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस पढ़ाया था। तो मोर ओवर कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर हमने सेल का एक्चुअल में 90% जो है यहाँ पे वो कंप्लीट कर लिया है अपनी जर्नी को इस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट में। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट विच इज द सेल साइकिल। जैसे कि आज आप देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सेल साइकिल एंड इट्स फेजेस। यानी कि अब हमने सेल के बारे में तो जहां तक है सारा कुछ पढ़ लिया है। एक एक चीज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में समझा दी है। वीडियोस ऑनलाइन पड़ी हैं जीडीसी नर्सिंग के प्लेटफॉर्म पे, चैनल पे आप जाइए और उसको देखिए। अभी हमारे लिए आगे अब क्या जरूरी है, अवर नेक्स्ट स्टेप इन मूविंग फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड द सेल साइकिल एंड इट्स फेजेस। जो सेल साइकिल है, जो सेल डिवीजन है, वो कितने टाइप्स का होता है, उसकी क्या एनाटॉमी होती है, क्या फिजियोलॉजी होती है, क्या क्या फेजेस होते हैं, मतलब क्या क्या स्टेजेस रहती हैं उसकी, तो आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। बट थोड़ी देर के लिए उससे पहले हम लोग क्या है, हम लोग माइक्रोविलाई और एक जो हमारा और है ये पैराक्सियोम, ये जो हमारे दो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, यानी कि जो हमने पूरा सेल कवर करा था उसमें हमने सारे एक एक सेल ऑर्गेनेल्स को हमने पकड़ा था और उनकी अच्छे से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी समझी थी। बट यहाँ पे थोड़े से जो पेरिफेरल स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के वो ज्यादातर छूट जाते हैं और एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो आप लोग उनको इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं। बट ये पेरिफेरल स्ट्रक्चर, ये सबसाइडल स्ट्रक्चर जो सेल के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पे जीडीसी नर्सिंग क्लासेस में कोई टॉपिक यहाँ पे बचने वाला नहीं है। तो जस्ट टू टॉपिक्स यहाँ पे और हैं। एक है माइक्रोविलाई का स्ट्रक्चर समझना, जो एक सेल का पार्ट होता है, और दूसरा है परऑक्सियोम्स, यानी कि एक पर्टिकुलर उसके अंदर सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल्स होता है जिसके बारे में शायद आपने बहुत कम सुना होगा। इन दोनों का कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम लोग वी आर मूविंग फॉर सेल साइकिल एंड इट्स फेजेस। नाउ कमिंग टू माइक्रोविलाई। तो जैसा कि इसका नाम है माइक्रो, यानी कि बहुत माइक्रो सेलुलर नेचर है विलाई। अब ये माइक्रोविलाई क्या है, तो सबसे पहले ऐसा कुछ आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेगा। अब ये माइक्रोविलाई जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा होगा, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ये क्या है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। ये क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो कि एक सेल से बाहर प्रोट्यूड होते हैं। मैं दिखा दे रहा हूं आगे, सेल से जो कि क्या है प्रोट्यूड होते हैं। अब जैसा कि आपको यहाँ पे दिखेगा, ये तो एज इट इज वही इमेज है प्रीवियसली वाली, बट यहाँ पे आप देखोगे तो ये पर्टिकुलरली पूरा सेल है। ये क्या है, ये हमारा सेल है। और आप ये देखोगे ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये सारे के सारे ये क्या है, इनको माइक्रोविलाई कहते हैं। अगर इसका सेगमेंट हम लोग जूम आउट कर देते हैं तो ये जूम आउट कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर दिखता है। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे ये तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया है। और इस सेल के अंदर आप देख रहे होंगे ये हमारा क्या है, इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा। ये सारी की सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से डिटेल में। राइबोसोम आपको दिख जाएगा इसमें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी के साथ साथ ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या है, इसको बोलते हैं माइक्रोविलाई, बोलते हैं साइड ऑफ सेल फेसिंग इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन। एक्चुअल में ये जो आपको दिखाया गया है, ये जो आपको दिखाया गया है, ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम है एक्चुअल में स्मॉल इंटेस्टाइनल सेल का। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो सेल होते हैं, ज्यादातर उन सेल्स के अंदर ये माइक्रोविलाई नाम का स्ट्रक्चर बहुत क्या है कॉमन होता है। क्यों होता है कॉमन, क्या काम करता है, अभी आगे
डिस्कस करेंगे। यहाँ पे माइक्रोविलाई के बारे में अगर हम और समझें तो यहाँ पे माइक्रोविलाई आर द माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक क्या है, कैसा है ये, हेयर लाइक नहीं बोलेंगे आप इसको, हेयर लाइक नहीं है। हेयर लाइक क्या होता है, हेयर लाइक होता है सीलिया, और ये क्या है, ये हमारा है माइक्रोविलाई, इट इज अ फिंगर लाइक। फिंगर लाइक माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब इसने क्या बताया, ये बताना चाह रहा है कि भाई ये जो है, ये जो फिंगर लाइक है, ये एक जो सेल है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही आगे क्या है, आगे एक्सटेंट होते हैं। तो क्या है ये फिंगर लाइक पर्टिकुलर एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आगे प्रोजेक्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फाउंड मेनली ऑन द एपिकल सरफेस ऑफ द एपिथेलियल सेल, ज्यादातर मोस्ट प्रोमिनेंटली डोमिनेंटली एबुडेंटली ये कहाँ पे होता है, ये होता है एपिथेलियल सेल के हमारे एपिकल, यानी कि यहाँ पे लिखा है एपिकल सरफेस पे, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग वाली सरफेस पे यहाँ पे रहता है, और ज्यादातर एपिथेलियल सेल में यह है फाउंड होता है, और ज्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको मिलेगा ये, या फिर पर्टिकुलरली ये कहाँ मिलेगा आपको, रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर मिलेगा, यानी कि नेफ्रॉन के अंदर मिलेगा। बोमन्स कैप्सूल के अंदर जो हमारा एक क्या होता है, क्लस्टर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, उसके अंदर मिलेगा। वो सारी चीजें भी हम एक एक करके बिल्कुल डील करेंगे, यूनिट बाय यूनिट। अभी चल रहा है यूनिट हमारा रिलेटेड टू द सेल, इसके बाद मैं आपको टिश्यूज के बारे में पढ़ाऊंगा कि कितने तरह के टिश्यू होते हैं, हर टिश्यू के कितने फंक्शन होते हैं, और कौन सा टिश्यू कौन से ऑर्गन को लाइन करता है। तो उसके बाद हम किस पे जाएंगे, सिस्टम वाइज फिर हम अप्रोच करेंगे। तो अभी यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा माइक्रोविलाई स्ट्रक्चर है ये सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, और जनरली क्या है, एपिथेलियल सेल्स में होता है। कहाँ पे, एपिथेलियल सेल्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन और किडनी के अंदर नेफ्रॉन जो होता है उसके अंदर ज्यादातर ये सेल माइक्रोविलाई का जो स्ट्रक्चर है वहां पे ये पाया जाता है। ईच माइक्रोविलाई कंटेन्स अ कोर ऑफ एक्टिन फिलामेंट एंकर टू द साइटोस्केलेटन। अच्छा, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि ईच माइक्रोवेलस, यानी कि जो हर एक माइक्रोविलाई होती है, सपोज करिए कि यहाँ पे मैं आपको माइक्रोविलाई बना देता हूं, तो यहाँ पे ये अगर माइक्रोविलाई का स्ट्रक्चर है, ये माइक्रोविलाई का स्ट्रक्चर है सेल के अंदर, तो यहां पे बोला जा रहा है कि कंटेन्स कोर ऑफ एक्टिन फिलामेंट। क्या बोल रहा है कि हर एक माइक्रोविलेज क्या है, एक पर्टिकुलरली कोर ऑफ एक्टिन फिलामेंट क्या है उससे बना होता है। अब यहाँ पे अगर एक्टिन फिलामेंट की बात करें तो इस माइक्रोविलाई के अंदर एक क्या है, एक फिलामेंट टाइप की चीज रहती है जो किससे बनी होती है, एक्टिन की बनी होती है, जो इस स्ट्रक्चर को सपोर्ट देने में हेल्प करती है। तो यही यहाँ पे बात हो रही है कि हर एक विलाई के अंदर, हर विलाई के अंदर एक एक्टिन फिलामेंट होता है। एक्टिन इज अ टाइप ऑफ अ प्रोटीन एंकर टू द साइटोस्केलेटन, और ये क्या करता है, ये जो है ये साइटोस्केलेटन, जो सेल का हमारा साइटोस्केलेटन होता है, जो कि हमने डिस्कस ऑलरेडी करा था। क्या करा था, सेंट्रिओल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, उससे अटैच रहता है, जिससे कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या है, सपोर्ट करे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को, और ये स्ट्रेट स्ट्रैंडेड रहे, यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये एज इट इज अपना शेप को मेंटेन करें। कलेक्टिवली दे फॉर्म अ ब्रश बॉर्डर, यानी कि ब्रश जैसा अपीयरेंस ये फॉर्म करते हैं जब ये बहुत सारे जब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाता है, तो ये क्या करते हैं, ये एक ब्रश जैसा बॉर्डर फॉर्म करते हैं, यानी कि एक ब्रश जैसा अपीयरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। कमिंग टू द फिजियोलॉजी, एक्चुअल में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई क्या करते हैं, इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ द सेल, एड्स एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो माइक्रोविलाई है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक माइक्रोविलाई ड्रॉ करता हूँ सेल के अंदर, तो ये जो माइक्रोविलाई है, इस माइक्रोविलाई के कंटिन्यूअस फोल्ड्स और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की वजह से सरफेस एरिया अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर आप इसको स्ट्रेच करोगे तो बहुत लंबा एक्सटेंड होगा, रादर देन कि ये क्या होता, ये होता पर्टिकुलरली ऐसे एक सिंपल सेल होता। तो ये जो सरफेस है, ये वाली सरफेस, अब बिकॉज ऑफ दिस एनॉर्मस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसका सरफेस एरिया बढ़ गया है, तो डाइजेशन में हेल्प करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसीलिए ये माइक्रोविलाई एपिथेलियल सेल्स टाइप बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सेम गोज विद द नेफ्रॉन, यहाँ पे आप ये स्ट्रक्चर देखोगे, अगर यहाँ पे अगर आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये पर्टिकुलरली किडनी है, इस किडनी का हमने लिया है एक मैग्नीफाइंग पार्ट, और उस मैग्नीफाइंग पार्ट से हमने ये नेफ्रॉन यहाँ पे निकाला है, ये नेफ्रॉन हमने निकाला है।
इस नेफ्रॉन के अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है और उसके अंदर बहुत सारे एपिथेलियल सेल्स होते हैं और इन एपिथेलियल सेल्स के ऊपर क्या है माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो, चाहे सोडियम हो चाहे पोटेशियम हो, आपने अगर नेफ्रॉन का बैकग्राउंड ऑफ नॉलेज आपको पता होगा तो ये सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया इन टर्म्स ऑफ ये माइक्रोविलाई, ये हेल्प करता है किसमें, हमारे डिफरेंट फंक्शंस में, चाहे वो रीअपटेक हो सोडियम का या पोटेशियम का या फिर रीअब्जॉर्प्शन की बात करते हैं अगर हम तो यहाँ पे किडनी में, नेफ्रॉन में भी माइक्रोविलाई बहुत ज्यादा यहाँ पे डोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है। ठीक, नाउ यहाँ पे क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट, प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल एपिथेलियम से जो अभी हमने डिस्कस करा था अभी एनहांसेस न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शनल रेट को बढ़ाता है। फाउंड इन रीनल ट्यूब्यूल्स, नेफ्रॉन के अंदर होता है। इंक्रीजेस रीअब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ वाटर, सोडियम और पोटेशियम और अदर वेरियस प्रोडक्ट्स। उसके बाद बात करते हैं हम लास्ट वन, प्रोवाइड सरफेस फॉर एंजाइम्स एंड ट्रांसपोर्टर। ये क्या करता है, एक सरफेस प्रोवाइड करता है, एक काइंड ऑफ क्या करता है, ये काइंड ऑफ ये एक सरफेस प्रोवाइड करता है। किसकी सरफेस प्रोवाइड करता है, ताकि एंजाइम और ट्रांसपोर्टर्स हैं जो वहां पे यहाँ पे आके एडहेर हो सके, स्टिक हो सके यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से कांटेक्ट बन सके, चाहे वो कांटेक्ट किसका हो, एंजाइम्स का हो या फिर कांटेक्ट किसका हो, ट्रांसपोर्टर्स का हो। तो एक क्या है, एक बाइंडिंग सरफेस भी ये क्या है, प्रोवाइड करता है माइक्रोविलाई। सो बेसिकली अ प्राइम ऑब्जेक्टिव और अ प्राइम फिजियोलॉजी ऑफ दिस इज, या फिर प्राइम फंक्शन की अगर बात करें माइक्रोविलाई की, तो वो है सरफेस एरिया बढ़ा देना। और सबसे ज्यादा ये इसीलिए कहाँ पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करते हैं, और रीनल ट्यूब्यूल में, नेफ्रॉन के अंदर, जहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। सो दिस इज बेसिकली अ ओवरऑल फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ माइक्रोविलाई। यहाँ पे भी आपको सेम स्ट्रक्चर यही शो कर रहा है, ये स्ट्रक्चर भी सेम शो कर रहा है। ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का मैग्नीफाइंड ये क्या है, हमारा एक पार्ट है जिसमें आपको अंदर सर्कुलर फोल्ड दिख रहे हैं। और ये यहाँ पे ये जो हमारा एपिथेलियम है, ये जो एपिथेलियम है ये हमारा क्या है, माइक्रोविलाई है। और ये एक सिंगल माइक्रोविलाई का क्या है, एक स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर आप देखोगे वी हैव द लिम्फेटिक वेसल, आर्टरीज हैं इसके अंदर, मतलब कैपिलरीज हैं और वेन्स हैं। और इनके चारों तरफ ये आप देखोगे ये क्या है, एपिथेलियम सेल्स हैं बहुत सारे। ये क्या है हमारा, ये पर्टिकुलरली एक विलाई है, इस स्ट्रक्चर को विलाई बोला जाता है। और इसके अंदर जो लेयरिंग होती है वो एपिथेलियल सेल्स की होती है। अच्छा, इस एपिथेलियल सेल को आप बड़ा करोगे तो ये रहा एपिथेलियल सेल, और इसके ऊपर और छोटे छोटे जो माइक्रोविलाई होते हैं, ये हमने स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो ये बेसिकली एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ाने में, और यहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया इंटेस्टाइन का बढ़ा देते हैं, जिससे कि एब्जॉर्प्शन में एड होता है। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल विच इज नोन एज द पेरोक्सोम्स। अब ये क्या है, बहुत ज्यादातर आप देखोगे रेयर है या फिर इसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर यहाँ पे देखोगे, दिस इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइड, यहाँ पे एक डायग्राम है किसका, सेल का है। और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हमने सारी ही सेलुलर ऑर्गन्स को यहाँ पे कवर करा हुआ है। आप देखोगे जैसे कि यहाँ पे ये है स्ट्रक्चर हमारा, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को हमने कवर करा था। उसके बाद इसके अंदर ये साइटोसोल है जो फ्लूइड है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियोलस है, चाहे क्रोमेटिन की बात हो या उसके अंदर डीएनए की बात हो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी अपरेटस। उसके बाद क्या करा था हमने, ये भी पढ़ा था कि ये एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस से क्या है, ये जो सिक्रीशंस बाहर जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पढ़ी, न्यूक्लियस भी पढ़ी, न्यूक्लियर एनवलप भी हमने पढ़ा है, और इसके अंदर का न्यूक्लियोलस भी हमने पढ़ा है। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर हमने पढ़े हैं। कमिंग टू द इसके स्ट्रक्चर, इस पूरे सेल के स्ट्रक्चर का साइटोस्केलेटन हमने पढ़ा था, यानी कि जो इस सेल की शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है, विच इज माइक्रोफिलामेंट, या फिर उसको आप माइक्रोट्यूब्यूल भी बोल लो। इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल होता है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट, या फिर ये सेंट्रियोल की अगर हम बात करें, इस सेंट्रियोल की हम अगर बात करें, तो ये सब हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। जितने भी यहाँ पे हैं, चाहे ये लाइसोसोम हो और माइटोकॉन्ड्रिया तो पढ़ा ही है, एक एक टॉपिक में से कोई भी चीज मैंने आप लोगों के लिए छोड़ी नहीं है। सारी की सारी चीजों पर डिस्कस हुआ है और डिटेल में डिस्कस हुआ है, सारी वीडियोस में अवेलेबल है, आप जाके जरूर देखिएगा।
और इनफैक्ट इस क्रोमेटिन के बाद हमने क्रोमोसोम और उसके बाद डीएनए के स्ट्रक्चर्स को भी अच्छे से समझा था कि डीएनए क्या स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसा होता है। नाउ कमिंग टू कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे लेफ्ट आउट हैं। एक है माइक्रोविली जो हमने अभी अभी पढ़ा है, ये चीज जो आप प्रोजेक्शंस देख रहे हैं, दीज प्रोजेक्शंस आर द माइक्रोविलाई। और उसके बाद है ये एक स्ट्रक्चर परऑक्सियोम, ये जो स्ट्रक्चर है। तो अब हमें इसके बारे में क्या करना है, अब हमें इसके बारे में पढ़ना है कि ये क्या स्ट्रक्चर है। अब आगे चलते हैं इस परऑक्सियोम के बारे में पढ़ने के लिए। तो स्मॉल स्फेरिकल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। कैसा होता है देखने में, ये होता है स्फेरिकल शेप्ड, मतलब क्या है, स्फेरिकल शेप्ड होता है। स्मॉल है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, मतलब कि इसके चारों तरफ क्या होती है, इसके चारों तरफ होती है मेम्ब्रेन होती है, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है। तो इसका मतलब दैट परऑक्सियोम इज हैविंग इट्स ओन सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद कंटेन ऑक्सीडेटिव एंजाइम, ध्यान से पढ़ना इसको, ऑक्सीडेटिव एंजाइम इसके अंदर होते हैं, यानी कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम है इस परऑक्सियोम के अंदर। और ये एंजाइम क्या करते हैं, ये हम अभी फिजियोलॉजी में इसके समझेंगे। तो अब इस परऑक्सियम के अंदर क्या है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हैं जिसके अंदर कैटलेज, ऑक्सीडेज, यूरिएट ऑक्सीडेज, ये सारे के सारे एंजाइम्स होते हैं। फाउंड इन नियरली ऑल यूकारियोटिक सेल, अबुडेंट इन लिवर एंड किडनी सेल। यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या बोल दिया है कि ये जो स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर है, ये जो परऑक्सियोम है, ये क्या है, ये ज्यादातर कहाँ पे होता है, ये लिवर में और किडनी में ज्यादातर ये पाया जाता है। क्यों यहाँ पे ये सबसे ज्यादा होता है, अबुडेंटली क्यों होता है लिवर में, क्योंकि लिवर में बहुत बायोकेमिकल रिएक्शंस चलती हैं और यहाँ पे किडनी में भी हमारे बायोकेमिकल रिएक्शन चलती हैं, जिस बायोकेमिकल रिएक्शन में इसके पास जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हैं यानी कि कैटलेज ऑक्सीडेज और यूरिएट ऑक्सीडेज, इसको क्या करता है, इन एंजाइम्स को सीक्रेट करता है और लिवर और किडनी की डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस को एनहेंस करता है, ट्रिगर करता है, या तो सपोर्ट करता है या मेंटेन करता है। तो यहाँ पे इसलिए ये सारे के सारे परऑक्सियोम जो हमारा सेल ऑर्गेनेल है, ये ज्यादातर लिवर और किडनी में आपको क्या है देखने के लिए मिलेगा। और ये कैसा है, हमारा मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल शेप क्या है, स्ट्रक्चर है। सामने आपके स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा, किसका स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है हमारे परऑक्सियोम का स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको एक बायलिपिड, ये क्या है, ये बायलिपिड लेयर है। कैसी लेयर है, बायलिपिड लेयर है, फॉस्फो बायलिपिड लेयर है। यहाँ पे इसके पास कैसी है, फॉस्फो बायलिपिड लेयर है, ये लिखा है लिपिड बाय लेयर, फॉस्फो बायलिपिड लेयर है। उसके बाद इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं जिनको हम ऑक्सीडेज एंजाइम बोलते हैं। ये इसके अंदर बहुत सारे क्या हैं, एंजाइम हैं, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम हैं, ऑक्सीडेज, कैटलेज, ये सारे के सारे एंजाइम हैं। और इसके बीच में सेंटर में क्या दिखाया गया है, इसके सेंटर में एक कोर प्रेजेंट होता है। और वो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे क्या है, सारे के सारे परऑक्सियोम में प्रेजेंट हो, इसलिए यहाँ पे लिखा है नॉट ऑलवेज प्रेजेंट। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे परऑक्सियोम में ये प्रेजेंट हो। और ये कोर का नेचर कैसा रहता है, क्रिस्टलॉइड रहता है, यानी कि क्रिस्टल की तरह रहता है, ये एक क्रिस्टल की तरह इसका कोर रहता है। इसलिए आप इसकी एजेस देखोगे डेफिनेट एजेस हैं इसकी, यानी कि सर्कुलर एजेस, यानी कि न्यूक्लियस की तरह नहीं है कि इसके अंदर है, ऐसा नहीं है, क्रिस्टलॉइड है। कैसा है नेचर में, क्रिस्टलॉइड है, ये क्रिस्टलॉइड है, क्रिस्टल की तरह है, हार्ड सब्सटेंस है। तो ये हमारा क्या है, फॉस्फोलिपिड की बायलेयर है इसके पास। इसके अंदर एंजाइम होते हैं और ऑक्सीडेटिव एंजाइम उनको बोला जाता है। और इसके अंदर एक कोर प्रेजेंट होता है, जो जरूरी नहीं कि सारे परऑक्सियोम में प्रेजेंट हो। और कैसा होता है नेचर उसका, क्रिस्टल नेचर होता है उसका। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे आप फिजियोलॉजी अगर देखोगे, फंक्शन देखोगे, तो सबसे पहले क्या है इसका फंक्शन, सबसे प्राइम, सुप्रीम एंड द अल्टीमेट फंक्शन अगर आपसे कोई पूछे किसका, परऑक्सियोम का, सो दैट इज द डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करता है, ब्रेक डाउन हार्मफुल सब्सटेंसेस, जैसे कि अल्कोहल की बात कर ले हम, या फिर बात कर ले हम हाइड्रोजन परऑक्साइड की, और फ्री रेडिकल्स को भी ये क्या करता है, टैकल करता है। तो यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, बहुत ज्यादा जरूरी
बहुत ज्यादा जरूरी, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड प्रोड्यूसेस एसिटाइल कोए, यानी कि ये क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में करने के बाद एसिटाइल को ए यहाँ पे ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस करेगा, जब ये फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करेगा। और यहाँ पे ये जो एसिटाइल को ए है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के बाद क्या प्रोड्यूस हुआ, क्या प्रोड्यूस करा, एसिटाइल को ए प्रोड्यूस करा। तो ये एसिटाइल को ए जो है, ये एसिटाइल को ए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसमें इंपॉर्टेंट होता है, क्रेब्स साइकिल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। या फिर आप इसको बोल लो सिट्रिक एसिड बोल लो, आप इसको क्या बोल लो, आप इसको सिट्रिक एसिड साइकिल बोल लो, सिट्रिक एसिड साइकिल आप इसको भी बोल सकते हैं। तो ये सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिटाइल कोए यानी कि एटीपी प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये एक्चुअल में क्रेब साइकिल क्या है, सिट्रिक एसिड क्या है, साइकिल क्या है, एटीपी कैसे प्रोड्यूस होगा, एसिटाइल को ए का क्या यूज है, ये सारी की सारी चीजें बायोकेमिस्ट्री की क्लासेस जब आपकी सेमेस्टर की चलेंगी उसमें डिटेल से आपको डील कराया जाएगा। सो बेसिकली द पॉइंट इज कि यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बाद प्रोड्यूस होता है एसिटाइल कोहे विच इज वेरी नेसेसरी फॉर क्रेब साइकिल, और जिससे कि एटीपी प्रोडक्शन में क्या है, यूजफुल होगा ये एसिटाइल कोहे। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल्स। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो फ्री रेडिकल, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, हमारे पर्टिकुलरली हमारे सिस्टम में घूमते हैं, जो कि ये क्या है, सेल डैमेज कर सकते हैं, नर्व डैमेज कर सकते हैं, टॉक्सिसिटी कर सकते हैं, उनको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। इन सारे फ्री रेडिकल्स को क्या करेगा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा। ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देगा। प्ले अ रोल इन कोलेस्ट्रॉल एंड बाइल एसिड सिंथेसिस, मतलब लिवर के अंदर ये जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस और बाइल सिंथेसिस चलता है, लिवर का काम क्या है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करना, बाइल सिंथेसिस करना। गॉल ब्लैडर का काम क्या है, इस बाइल को जो लिवर ने सिंथेसिस करा है, बनाया है, उसको स्टोर करना। और यहाँ पे इस कोलेस्ट्रॉल और बाइल की एसिड की सिंथेसिस करने में ये जो हमारा पर्टिकुलरली है कौन, हमारा ये पेरोक्सिसोम, ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसलिए लिवर में बहुत ज्यादा ये एब्यूडेंटली प्रेजेंट होता है, एब्यूडेंट होता है लिवर में, और किस में होता है, और किडनी में भी ये क्या होता है, एब्यूडेंट होता है। तो इसलिए वहां पे ज्यादा पाए जाते हैं पेरोक्सिसोम। इंपॉर्टेंट इन ड्रग मेटाबॉलिज्म इन लिवर, ड्रग मेटाबॉलिज्म जो लिवर करता है, यानी कि ज्यादातर जो ड्रग्स हैं वो लिवर में ही मेटाबोलाइज होते हैं। वहां पे क्या होता है, इस पेरोक्सिसोम का, इसके अंदर जो एंजाइम है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम है, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पे ये सारे के सारे, अगर आप फिजियोलॉजिकल फंक्शन देखो तो कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको पेरिफेरल लग रहा होगा। मोर ऑफ ऑन यहाँ पे सारे के सारे सेंट्रल हैं, अपने आप में सब इंपॉर्टेंस रखते हैं। चाहे डिटॉक्सिफिकेशन की बात हो, चाहे ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड की बात हो, या फिर न्यूट्रलाइज करना हो फ्री रेडिकल को, या फिर कोलेस्ट्रॉल एंड बाइल सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करना हो, या फिर बात हो यहाँ पे हमारी ड्रग मेटाबॉलिज्म की लिवर में। तो यहाँ पे सारे के सारे फंक्शन आपको पेरोक्सिसोम, जो एक रेयर सेल ऑर्गेनेल है जिसके बारे में बात बहुत कम होती है, या फिर पढ़ते बच्चे बहुत कम है, ये आपको याद रखना है और कभी भी नहीं भूलना है इस ऑर्गेनेल को। ये ऑर्गेनेल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है इसका, नाम है इसका पेरोक्सिसोम। तो अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। तो हमने ज्यादातर सारा का सारा बिना किसी सेल ऑर्गेनेल्स को छोड़े हुए, उसकी एनाटॉमी, उसकी फिजियोलॉजी को बिना हमने क्या करा है, कोई भी चीज छोड़े हुए हमने सारी चीजें पढ़ी हैं, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हर ऑर्गेनेल्स को अलग से पढ़ा है, और उसका क्या है, हमने डिटेल में स्ट्रक्चर और फंक्शन समझा है। फिर चाहे एक सेंटर हमारे ऑर्गेनेल की बात है कि यहाँ पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में हमने पढ़ा, साइटोप्लाज्म के हमने बारे में पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा। तो मोर ओवर सेल की बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमने सारी की सारी यहाँ पे कवर कर ली है। नाउ मूविंग अहेड टू अवर मेन टॉपिक विच इज द सेल साइकिल और उसके फेजेस। यहाँ पे सेल साइकिल के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सेल के बारे में तो सब कुछ पढ़ लिया, अब बात करते हैं कि ये सेल डिवाइड कैसे होते हैं, इस सेल की मैच्योरेशन कैसे होता है, इस सेल के अंदर जब सेल डिवीजन होता है, एक सेल से दो सेल जब बनते हैं, तो क्या डीएनए भी यहाँ पे रेप्लिकेट होता है, क्या क्रोमोसोम भी डिवाइड हो जाते हैं या सेम नंबर के रहते हैं। और सर हमने माइटोसिस एक टर्म बहुत सुना है, और सर हमने मियोसिस एक टर्म बहुत सुना है।
तो माइटोसिस में बहुत कंफ्यूजन है, पता तो है कि सेल डिवीजन का एक टाइप है, मियोसिस भी हमने बहुत सुना है, पर यहाँ पे माइटोसिस मियोसिस एक्चुअल में क्या है, क्या डिफरेंशिएशन है, तो सारी की सारी डिटेल हम लोग इस सेल साइकिल में आज समझेंगे, स्टार्टिंग विद द सेल साइकिल। तो सेल साइकिल एक्चुअल में क्या है, सेल साइकिल हमारा क्यों होती है और क्या जरूरी है, इस सेल साइकिल की क्या जरूरत पड़ गई। तो ओवरऑल क्या कह सकते हैं, सेल साइकिल इज नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या जरूरी है, सेल साइकिल जरूरी है। अब सेल साइकिल की बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें इस सेल डिवीजन की बेसिक हम लोग बात करें, तो सेल डिवीजन हमारी दो चीजों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किन दो चीजों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारा इंपॉर्टेंट है कि सेल डिवीजन से क्या होता है, सेल डिवीजन से हमारा जो सेल है वो डिवाइड होता है दो सेल्स में, और हमारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, क्या होता है, ऑर्गन डेवलप होते हैं, यानी कि सेल से डिवाइड करते हुए एक पूरा ऑर्गन फॉर्मुलेट होता है। तो यहाँ पे बात हो गई अगर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन की, सिंपली फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन की अगर बात हो गई, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन की यहाँ पे अगर बात हो गई तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर बात करें कि अगर वुंड हो गया है कहीं पे एब्रेजन हो गया, लेसरेशन हो गया, चोट लग गई है कहीं पे और वो स्किन वहां से पील ऑफ हो गई है, या फिर कट गया है, फट गया है, तो हील हो जाता है हमारा स्किन, तो सेल डिवाइड होते हैं, सेल बनते हैं और न्यू स्किन आ जाती है। तो यहाँ पे क्या है, हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू, यानी कि जो टिश्यू डैमेज हो गया है उसके बाद जो न्यू टिश्यू बनेगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमारा ये सेल डिवीजन। या फिर बात करें हमारे किसके लिए इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन मतलब यहाँ पे मैं गोनाड्स की बात कर रहा हूँ, गैमेट्स के बीच में या फिर गैमेट्स के अंदर जो हमारा, जैसे मान लीजिए आप स्पर्म है एंड देन अदर वी हैव द ओवम, उनके बीच में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद जो डेवलपमेंट होता है, और उस डेवलपमेंट से क्या है, एक पूरा पर्टिकुलरली पूरा एक ह्यूमन तैयार होता है। या फिर हम यहाँ पे सिंपली बात कर लें फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स की, सेल से टिश्यू, टिश्यू से हमारा क्या है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से पूरा एक ह्यूमन बीइंग बनता है। तो ये सारा का सारा खेल जितना भी मैंने बताया घूम फिर के एक ही चीज पाएगा, किस चीज पाएगा, कि सेल डिवीजन पे ही आएगा। तो सेल डिवीजन ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस सेल डिवीजन को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा अपने आप में प्राइम टॉपिक है। जब भी एग्जामिनर आपकी यूनिवर्सिटी का, आपके कॉलेज का, आपके इंस्टीट्यूट का, आपके स्कूल का, जहाँ पे भी आप अभी पढ़ रहे हैं, जब भी क्वेश्चन पेपर फॉर्मुलेट करेगा तो सेल से अगर सेल साइकिल नहीं आएगी तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सेल साइकिल और ये कॉन्सेप्ट जो है पूरा सेल डिवीजन का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिल्कुल सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अप्रोच रखा जाएगा, डिटेल भी रहेगा, क्योंकि छूटना नहीं है तो कोई कॉन्सेप्ट छूटेगा भी नहीं। स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन अबाउट दिस, द सेल साइकिल इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ सेल। ये एक्चुअल में ये जो सेल साइकिल है ये क्या है, ये पूरी सेल की एक लाइफ साइकिल है। ये पूरी सेल की क्या है, ये पूरे सेल ये चला ये चला, ये डिवाइड होना स्टार्ट हुआ और ये दो में डिवाइड हो गया। तो ये पूरा एक तरीके से जैसे हमारा एक लाइफ का साइकिल होता है, हम पहले क्या है, हम लोग पहले छोटे थे, फिर उसके बाद थोड़े बड़े हुए, वी टर्न इनटू द फ्रॉम न्यूबॉर्न टू इन्फेंट, इन्फेंट के बाद हम लोग क्या है चिल्ड्रन, उसके बाद टीनेजर, देन वी अडल्ट, और उसके बाद हम लोग ऐसे करते करते वी हैव अ फुल लाइफ साइकिल। ऐसे ही इस सेल की भी क्या है, लाइफ साइकिल होती है। एक तो सेल साइकिल इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ सेल फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन टू इट्स डिवीजन इनटू टू डॉटर सेल। अब यहाँ पे क्या बोला इसने, यहाँ पे बोला कि कहाँ से कहाँ तक की लाइफ साइकिल है इसकी, इसकी फॉर्मेशन, इट्स फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन से लेके इट्स डिवीजन, मतलब ये बनता कैसे है सेल। बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या बोला है यहाँ पे, यहाँ पे बोला है ये सेल जो है, ये सेल पहली बात तो बना कैसे। तो यहां से लेके जो कहानी है इसकी डिवीजन तक की कहानी है, यानी कि दो डॉटर सेल में ये सेल कैसे डिवाइड हुआ। तो पूरा सेल साइकिल क्या है, इस सेल के फॉर्मेशन से, इस सेल के फॉर्मेशन से, फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन टू इट्स डिवीजन
इंटू 2 डॉटर सेल। और डॉटर सेल की बात करें तो जो सेल से ये जो सेल बनती है, ये हमारा एक सेल था, ये चला चला और यहाँ से फिर ये 2 सेल आपको दिख रहे हैं। तो इन 2 सेल को ही एक्चुअल में क्या बोला जाता है, इनको ही डॉटर सेल बोला जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, डॉटर क्या है ये, ठीक। तो इनको डॉटर सेल बोला जाता है। ऑफस्प्रिंग मान लीजिए आप सेल के, क्या है यहाँ पे, बच्चे मान लीजिए, किड मान लीजिए, या फिर इसी को डॉटर सेल आप बोल लीजिए इन मोर ऑफ अ टर्मिनोलॉजी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी। मेंटेन्स ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ सेल, जो मैंने आपको बताया था, ग्रोथ भी इससे होती है, रिपेयर भी इससे होता है, और रिप्लेसमेंट मतलब कटे पुराने यानी कि हमारे नेक्रोटिक टिश्यूज का या फिर डेड टिश्यूज का, डेड सेल का रिप्लेसमेंट नए टिश्यूज से, नए सेल से, इसी से होता है, सेल साइकिल और सेल डिवीजन से। अकर्स इन ऑल सोमैटिक सेल, क्या बोल रहा है, सारे के सारे सोमैटिक सेल्स में होती है, यानी कि एक ह्यूमन के जितनी बॉडी में सेल्स हैं, जितने टाइप के सेल हैं, चाहे वो बात करें हम नेफ्रॉन की, चाहे बात करें हम हेपेटोसाइट्स की, चाहे मायोसाइट्स की बात करें, या फिर और बहुत सारे सेल्स हमारे पास होते हैं, वह उन सब में होती है, बट कुछ पर्टिकुलर सेल्स में नहीं होती है। जैसे कि कार्डियक मसल जो है, कार्डियक मसल है हमारी, और न्यूरॉन है। अब यहाँ पे 2 तरह के मैं बता रहा हूँ, एक बता रहा हूँ मैं आपको न्यूरॉन, और एक है हमारे मायोसाइट्स यानी कि कार्डियक मसल। तो यहाँ पे ये हमारा मायोसाइट्स और न्यूरॉन है, इनके अंदर सेल डिवीजन, इनके अंदर डिवीजन ऑफ सेल इनटू 2 डॉटर सेल, ये कभी देखने को मिलेगा ही नहीं आपको। यानी कि सिंपली क्या है, यहाँ पे आप ये समझिए सिंपली कि पूरे, यानी कि पूरे सोमैटिक सेल्स में कोई भी सेल हो, चाहे वो सेल हेपेटोसाइट हो, चाहे वो नेफ्रॉन की बात हो, गट सेल है, एपिथेलियल सेल है, अलग अलग तरीके हो, चाहे वो ऑस्टियोब्लास्ट हो, ऑस्टियोक्लास्ट हो, स्टेम सेल हो, चाहे जैसा भी सेल है पूरी बॉडी में। बट यहां पे आप देखोगे न्यूरॉन के और कार्डियक सेल जो होता है, यानी कि मायोसाइट की बात हो रही है, ये मायोसाइट्स की बात हो रही है, इन दोनों में कभी भी सेल डिवीजन जो है नहीं देखने को मिलेगा। सेल डिवीजन इन दोनों में कभी भी नहीं होता है। तो न्यूरॉन जो है वो डिवाइड कभी नहीं होते हैं। मायोसाइट्स, यानी कि ये मायोसाइट क्या है, इस मायोसाइट को हम बोलेंगे कार्डियक यहाँ पे टिश्यू, और ये हमारा क्या है, ये कार्डियक मसल है, इसमें कभी भी क्या है, कोई भी डिवीजन नहीं होता है। तो ये मत भूलिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, तो अब बात कर लेते हैं इसके फेजेस के बारे में कि कैसे कैसे इसकी एनाटॉमी है, फेजेस कितने हैं इसके, और सर फेजेस के अंदर, हर फेज के अंदर क्या मैकेनिज्म स्टार्ट है, कैसे चल रहा है, सब कुछ हमारा यहाँ पे पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला फेज है इंटरफेज। बेसिकली यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो 2 फेज यहाँ पे होते हैं, 2 फेज यहाँ पे होते हैं। फेजेस की अगर हम बात करें सेल साइकिल में, तो 2 फेजेस यहाँ पे होते हैं। 2 फेजेस में एक तो है इंटरफेज जो आपको दिख रहा है ऊपर ए से जो लिखा डिनोट है, और उसके बाद हमारा दूसरा फेज जो है उसको एम फेज बोलते हैं, माइटोटिक फेज बोलते हैं। माइटोटिक फेज यहाँ पे बोला जाता है, माइटोटिक फेज यहाँ पे क्या है, बोला जाता है। अब बात यहाँ पे ये आएगी कि सर ये माइटोटिक वाला टर्म फिर से यहाँ पे आ गया है, तो माइटोटिक और मियोसिस होता है, तो उन दोनों में क्या है, अभी फोकस आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे इस सेल साइकिल में, ये सेल साइकिल की बात हो रही है, इस सेल साइकिल में आपके पास क्या है, 2 फेजेस हैं। एक है आपके पास, एक कैसा फेज है, एक इंटरफेज है, एक आपके पास माइटोटिक फेज है। तो अभी माइटोटिक फेज के अंदर क्या क्या होता है वो आप लोग पढ़ो। मियोसिस फेज का आपको बिल्कुल बताया जाएगा, माइटोटिक और मियोसिस में डिफरेंस क्या होता है ये भी आपको बताया जाएगा। तो अभी आपको फोकस क्या करना है, अभी इस स्लाइड पे आप बस फोकस करो, उसके बाद मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मियोसिस एंड द माइटोटिक। Now coming to the first phase which is the interphase, 90% of cell cycle, मतलब क्या बताया भाई इसने कि मान लीजिए ये पूरी सेल साइकिल यहां से स्टार्ट हुई है और यहां पे आके ये सेल साइकिल कंप्लीट हो गई, यानी कि पूरा सेल साइकिल का 90% जो है सेल साइकिल का वो क्या होता है, वो इंटरफेस ही होता है। तो 90% की बात करें तो अगर यहां से ये चला, ये यहां से चला, तो 90% मतलब यहां तक तो पूरा क्या है, ये पूरा इंटरफेस है। ये पूरा ग्रीन वाला जो हुआ ये पूरा तो हमारा इंटरफेस ही हो गया। ये बताना चाह रहा है यहाँ पे कि इस पूरी साइकिल में 90% जो है वो पूरा इंटरफेस ही
ले लेता है। बाकी का 10% क्या बचा, माइटोटिक फेज। अब माइटोटिक फेज को किससे डिनोट करते हैं, एम फेज से डिनोट करते हैं। एक्चुअली में सेल डिवीजन स्टार्ट यहां से होता है। अभी बात करते हैं इंटरफेस की, तो इंटरफेस में ये जो पूरा 90% है, इसमें क्या करता है, सेल प्रिपेयर्स फॉर डिवीजन। सेल क्या कहते हैं, डिवीजन, यानी कि ये जो सेल है ये दो सेल में बनने के लिए क्या है, डिवीजन करने के लिए तैयारी करता है, पूरी तैयारी करता है। यानी कि डिवाइड होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या क्या सेल ऑर्गेनेल के अंदर चीजें होनी चाहिए, प्रोटीन पूरा है कि नहीं, डीएनए हमारे पास करेक्ट अमाउंट में है, बिल्कुल चेक कर लिया है डीएनए को, कोई भी वहां पे किसी भी तरह का म्यूटेशन नहीं है, किसी भी तरह का वहां पे रिपेयर की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इस पूरे फेज में, इंटरफेस में, ये सारी चीजें चेक करके अपने आप को प्रिपेयर करता है। दिस फेज इज ऑल्सो कॉल्ड द, ये जो फेज है इसको ग्रोथ फेज भी बोलते हैं, या फिर आप इसको प्रिपरेटरी फेज बोल लो, क्योंकि यहाँ पे इस फेज में क्या है, प्रिपरेशन हो रही है। क्या हो रही है, प्रिपरेशन हो रही है। किस चीज की प्रिपरेशन हो रही है, कि सेल डिवाइड होने वाला है। और एक्चुअल में सेल डिवाइड कहाँ होता है, सेल डिवाइड होता है एम फेज में। सेल एक्चुअली डिवाइड्स इन द एम फेज विच इज द माइटोटिक फेज, इंक्लूड्स माइटोसिस। अब इसके अंदर माइटोसिस होता है जिसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन होगा, और साइटोकाइनेसिस होगा यानी कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस वाले पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट यहाँ पे लास्ट वाला है, ये पॉइंट पे ध्यान दीजिए। ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि इस माइटोटिक फेज में, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया ये टू मेन फेज हैं, यानी कि इस पूरे सेल साइकिल के दो चीज हो गई। एक तो हो गया इंटरफेस और एक हो गया एम फेज। और इस एम फेज के अंदर दो चीजें आती हैं हमारा, एक है माइटोसिस जिसके अंदर न्यूक्लियर का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और एक है साइटोकाइनेसिस। तो एक तो हो गया हमारा माइटोसिस और एक क्या है, एक है हमारा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस हमारा यहाँ पे ये हो गया है। तो एम फेज इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पर्टिकुलर फेजेस। वन इज द माइटोसिस, जो माइटोसिस है इसमें होगा क्या, इसमें होगा न्यूक्लियस डिवाइड, इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होगा। और साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। अच्छे से आगे इन दोनों सारे सेपरेट फेजेस को सेपरेटली अभी हमको डिस्कस करना है, डिटेल में स्टडी करना है। सो दिस इज एक्चुअली अ बेसिक थिंग, बेसिक सिंपल थिंग व्हेन यू आर गोइंग टू मूव फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इन द सेल डिवीजन। तो यहाँ पे इंटरफेस है, 90% जो सबका क्या है, पूरा एक प्रॉपर टाइम लैप लेता है, और 10% जो है माइटोटिक फेज है, जिसके दो फेज होते हैं, एक होता है हमारा माइटोसिस न्यूक्लियर डिवीजन, एक होता है साइटोकाइनेसिस, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म रिलेटेड, वहां पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। और एक्चुअल में डिवीजन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हमारा एम फेज में हो रहा है, माइटोटिक फेज में हो रहा है। और प्रिपरेशन कहाँ हो रही है हमारी, वो हो रही है हमारा इंटरफेज में। इसको ग्रोथ फेज भी बोलते हैं इसलिए क्योंकि सेल ग्रो करता है डिवाइड होने से पहले, और प्रिपरेशन करता है, तो प्री प्रिपरेटरी फेज भी इसको बोल दिया गया है। तो यहाँ पे ये जो आपको ये पर्टिकुलरली पूरा डायग्राम दिख रहा है, पूरा सेल साइकिल दिख रहा है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। ये समझ में आ गया तो सारी की सारी मतलब प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। बट हमको थोड़ा सा बस डिटेल में और देखना पड़ेगा। बट सही में डिटेल में जाने के लिए आपके जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो G1S G2 है, उसके बाद सेल डिवीजन में ये प्रो मेटा एना टीलो है, ये क्या है, अगर ये डायग्राम आपके दिमाग में, आपके पास इसका पिक्चराइजेशन हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको चीज़ों को याद करने में। मेमोराइजेशन की बात करें तो 60 to 70% जो लर्निंग कैपेसिटी होती है, जो रिटेनिंग पावर होती है, वो हमारी विजुअल से ही होती है। तो इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही कलरफुल तरीके से डायग्राम आपके लिए यहाँ पे लगाया गया है। अब इसको समझते हैं डिटेल में कि एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है ये डायग्राम। बात करें हम तो हमने इससे पहले क्या पता करा था, यह पता करा था कि सेल साइकिल में दो तरीके के स्टार्टिंग होता है। एक तो होता है हमारा जी फेज, यानी कि उसको ग्रोथ फेज भी बोलते हैं, इंटरफेज भी बोलते हैं, और प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। यानी कि 90% पूरा सेल साइकिल का वो फेज लेता है, और उस फेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, इसलिए उसको प्रिपरेटरी फेज बोला जाता है। और सेल ग्रो करता है, इसलिए उसको ग्रोथ फेज बोला जाता है।
और उसके बाद एक हमारा सेकंड था एम फेज, जिसके अंदर दो फेज आते हैं, यानी कि मैंने आपको बताया था एक आता है साइटोकाइनेसिस जहां पे साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और एक होता है माइटोटिक फेज जहां पे न्यूक्लियर डिवाइड होता है, यानी कि न्यूक्लियस डिवीजन देखने को मिलता है। अब इस सेल साइकिल के डायग्राम में आपको बहुत सारी और भी चीजें दिख रही होंगी, तो अब दिमाग में ये आएगा कि सर अभी तो आपने ये सारी चीज इतने सिंपल तरीके से बताई थी, अब इसमें बहुत सारे नए हमारे आइडेंटिफिकेशंस मार्कर दिख रहे हैं, G1, S और G2, ये सारी की सारी चीजें कहां से आ गई, ये क्या है। तो सिंपल तरीके से आपको समझा लिया, अब थोड़ा सा एक स्टेप अप करेंगे और थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अप्रोच रखते हुए आगे की तरफ हम एक कदम और स्टेप बढ़ा रहे हैं अपना। नाउ स्टार्टिंग विद द हमारा जो जी फेस है, ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हो, मैं इसे रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा ये जो फेस है, ये जो रेड कलर का मैं अभी मार्क कर रहा हूं, इस ये पूरा का पूरा हमारा कौन सा फेज है, ये पूरा का पूरा इंटरफेस है। आप देखोगे यहाँ पे तो ब्लू कलर का जो एरो ये इंडिकेट कर रहा है, ये जो ब्लू कलर का एरो इंडिकेट कर रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा हमारा इंटरफेस है, यानी कि ग्रोथ फेस आप इसको बोल सकते हो, या प्री प्रिपरेटरी फेज इसको आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो आप खुद देखोगे कि इस पूरे सेल साइकिल में, इस डायग्राम में पूरा क्या है 90, ये पूरा का पूरा आप देखोगे 90% क्या है, पूरा कवर कर लिया है, इसलिए इसको लॉन्गेस्ट फेज बोला जाता है सेल साइकिल का। उसके बाद अब यहाँ पे अभी हम सिर्फ इसी चीज को समझेंगे, ये जो येलो कलर में आपको जो पैटर्न दिखा रहा है इसकी तरफ अभी आप मत ध्यान दीजिए। लेट्स फर्स्ट स्टडी इन डिटेल अबाउट दैट इस पर्टिकुलर पूरे इंटरफेस, ये जो पूरा इंटरफेस है, ये जो पूरा इंटरफेस है सर, इसके अंदर भी और कुछ पार्ट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये कौन कौन से हैं, ये सबसे पहले तो हमारा है G1, देन वी हैव द S एंड देन वी हैव द G2, और इनको अभी हम डिटेल में समझेंगे। क्या है सर ये G1, G क्यों बोला जा रहा है, S क्या है, S4 क्या होता है, कुछ भी अभी नहीं समझना है, अभी सिर्फ और सिर्फ बेसिक यहाँ पे आप टर्मिनोलॉजीज पे, बेसिक आइडेंटिटीज पे यहाँ पे फोकस करना है, और इस पूरे डायग्राम को पिक्चराइजेशन करना है, मेमोराइज कर लेना है। अब बात करते हैं इस इंटरफेस की, तो इस इंटरफेस में तीन पार्ट यहाँ पे हमारे आ गए हैं, G1, S और G2, इसके बारे में अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट फेज, जो मैंने आपको बताया था कि 90% तो इंटरफेस हो गया, और 10% जो है हमारा, जो 10% है वो हमारा पर्टिकुलरली ये हो गया है जहां पे एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, और इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा कौन सा फेज है, ये हमारा माइटोसिस है यहाँ पे। और इस यानी कि इस एम फेज, ये पूरा एम फेज है, ये क्या है, ये पूरा एम फेज है। और मैंने आपको बताया था इस एम फेज के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो साइटोकिनेसिस आता है जहां पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म यहाँ पे हमारा डिवाइड होता है, और उसके बाद एक आता है हमारा माइटोटिक फेज, ये है हमारा माइटोसिस जहां पे क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। अच्छा, अब आप देखोगे कि ये साइटोकाइनेसिस और ये हमारा माइटोसिस, तो साइटोकाइनेसिस के तो कोई भी पार्ट नहीं है, बट सर यहाँ पे माइटोसाइनोसिस के हम लोग को बहुत सारे पार्ट दिख रहे हैं। कौन कौन से पार्ट दिख रहे हैं, यहाँ पे प्रो है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो फिर से कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, इसकी ट्रिक बता दी जाएगी, निमोनिक्स आपको अभी बता दिए जाएंगे, बिल्कुल ध्यान हो जाएगा, फिंगर टिप्स पे आपके ये एक एक चीज यहाँ पे मेमोराइज करवा देंगे। अब ये जो डायग्राम इतना कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा था, ये पिक्चर अब थोड़ी सी रिजॉल्व होती हुई दिख रही है, यानी कि ये पूरा जो सेल साइकिल है, इस पूरे में बेसिक से शुरुआत करें तो ये बड़ा वाला, तो ये 90% जो इसका जो पार्ट है, दिस इज एक्चुअली इंटरफेज, जिसको हम ग्रोथ फेज और प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। और उसके बाद एक था हमारा एम फेज, जहां पे मैंने आपको पिछली ही स्लाइड में बताया था एम फेज के अंदर दो चीज होती हैं, साइटोकिनेसिस, तो साइटोकिनेसिस इज अ सिंगुलर फॉर्म, यहाँ पे इसका कोई सब डिवीजन नहीं है, और इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। और बात करें माइटोसिस का, जो कि एम फेज का पार्ट था, उसके अंदर और भी सब डिविजन्स हैं, यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आप अभी समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि वी आर गोइंग टू डाइव अ बिट डीपर इन दिस सेल साइकिल डायग्राम। अब आगे चलते हैं, अब आगे एक एक करके हम फेजेस को समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, हर फेज का फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, हर फेज का फंक्शन, एनाटॉमी, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, एक एक चीज को अभी हमें समझना है। कुछ भी जीडीसी नर्सिंग में बचना नहीं चाहिए, एक एक डिटेल आपके सामने खोल के रख दी जाएगी। स्टार्टिंग विद आवर इंटरफेस, जो हमारा सबसे बड़ा फेज है इंटरफेस, उसके अंदर हमारे
3 फेज हैं, यानी कि G1 है, S है और G2 है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी G1 फेज के साथ। तो G1 फेज के और भी नाम होते हैं, AKA मतलब ऑल्सो नोन एज द गैप 1, ऑल्सो नोन एज द प्री सिंथेटिक फेज। हर फेज के अलग अलग तरीके के नाम हैं, आपको दिख रहा होगा। जैसे कि सबसे पहले जब हमने स्टार्टिंग करी थी इस इंटरफेस की, तो इंटरफेस के भी नाम थे। क्या नाम था? ग्रोथ फेज था। या फिर प्रिपरेशन करता है इसमें सेल डिवीजन के लिए, तो हम इसको प्री प्रिपरेटरी फेज भी बोल देते हैं। और उसके बाद अब इसी फेज के अंदर 3 फेज हैं, G1, S और G2। तो G1 फेज के भी अलग नाम है 2। क्या नाम है? इसको गैप 1 फेज भी बोलते हैं और प्री सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। तो अब ये क्यों बोला जा रहा है? तो इसका भी कोई ना कोई रीजन होगा, हर चीज का रीजन है, तो वो भी समझ लेते हैं। अभी क्या कह रहा है यहाँ पे? लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, यहां पे अगर आपके पास सपोज करिए एमसीक्यू आता है दैट विच इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ अ सेल साइकिल एंड यू हैव द ऑप्शंस। ऑप्शन आपके क्या है? मान लीजिए, इमेजिन करिए, ऑप्शन है आपके पास एम फेज, दूसरा है आपके पास माइटोसिस, और उसके बाद है आपके पास इंटरफेज, या फिर आपके पास दूसरा है G1 फेज। G1 फेज यानी कि अब कंफ्यूजन यहां पे ये डेवलप होगा कि सर ये हमारे पास तो सीधा सीधा आंसर था इंटरफेस, आपने अभी बताया था। ये मैं आपको इमेज दिखा दे रहा हूं पीछे फिर से। हमने क्या है अभी अभी ये डिस्कस करा था सर, यहां पे डिस्कस करा था ये इंटरफेस। देखिए 90% ऑफ साइकिल कवर करता है। अब यही यहां पे क्या है? करेक्ट आंसर है। तो बिल्कुल सही यहां पे करेक्ट आंसर है। बट अगर आपसे क्वेश्चन चेंज कर दे थोड़ा कि इंटरफेस में सबसे लॉन्गेस्ट सेल साइकिल के अंदर कौन सा पार्ट है, तो वहां पे थोड़ा सा आंसर चेंज हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि प्रॉपर फुल सेल साइकिल में एक सेल के कौन सा है, पूरा लाइफ साइकिल एक सेल का उसमें कौन सा है, तो वो है आपका इंटरफेस। लेकिन आपसे पूछे कि इंटरफेस में कौन सा है सबसे बड़ा, तो वो कौन सा है? आपका G1 है, जिसको हम गैप 1 और प्री सिंथेटिक फेज बोलते हैं। तो ये जो कंफ्यूजन था, आई होप मैंने क्लियर कर दिया होगा। उसके बाद क्या है? इस फेज में, इस G1 फेज में जो सेल है वो ग्रो करता है, अपने साइज में ग्रो करता है, प्रिपेयर करता है, प्रोटीन बनाता है, राइबोसोम रेप्लिकेट्स करता है यहां पे, और प्रिपरेशन करता है किसकी? सेल डिवीजन की। तो साइज में एक्चुअल में आपसे पूछे कि ऐसी कौन सी फेज है जहां पे एक पर्टिकुलर जो सेल है, ये जो मैं सेल बना रहा हूं यहां पे, इसके बीच में न्यूक्लियस है, इसके यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, देन वी हैव द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब जो मैंने बनाया है। तो ये सेल एक्चुअली में कुछ साइज में बड़ा दिखेगा, साइज में बड़ा दिखेगा ये पर्टिकुलरली सेल, और साइज में ये बड़ा दिखेगा। तो किस फेज में बड़ा दिखता है? किस फेज में बड़ा दिखता है? किस फेज में ये ग्रो करता है? तो वो क्या है? हमारा G1 फेज में ग्रो करता है। इंक्रीज इन आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के नंबर्स और आरएनए के नंबर्स इंक्रीज करता है। ऑर्गेनेल्स, जो सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं वो डुप्लीकेट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया रेप्लिकेट होगा, गोल्जी अपैरेटस रेप्लिकेट होगा, लाइसोसोम रेप्लिकेट होंगे, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मोर ओवर ज्यादातर सारे सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, ये सारे के सारे क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं, जिनके बारे में हम ऑलरेडी डिटेल से पढ़ चुके हैं, ये सारे के सारे रेप्लिकेट होंगे, मतलब डुप्लीकेट होंगे। सेल चेक्स एक्सटर्नल सिग्नल न्यूट्रिएंट ग्रोथ फैक्टर। अब इस फेज में एक्चुअल में होता क्या है? इस फेज में एक चेक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं G1 चेक पॉइंट। G1 चेक पॉइंट। तो यहां पे आप इसको ये समझ लीजिए कि ये है क्या भाई? ये तो है एक तरीके का टोल नाका है कि यहाँ पे चेकिंग होती है, यहाँ पे चेकिंग होती है। अगली स्टेज कौन सी है? G1 फेज के बाद हमारी S फेज है, और उस S फेज के बाद कौन सी है? G2 फेज है। तो अब इस G1 फेज से जब S स्टेज में जाने वाला होता है ये पर्टिकुलर सेल साइकिल, ये सेल, तो वहां पे इसको एक चेक पॉइंट को पास करना होता है, एक टेस्ट पास करना होता है, या फिर आप कह लें एक चेक पॉइंट पे सारी चीजें चेक करी जाती हैं। एक जैसे आप लोग सर्जिकल जो चेकलिस्ट होती है, जब आप ऑपरेट करने से पहले, असिस्ट करने से पहले जो डॉक्टर्स या एक नर्स क्या करते हैं, उस चेकलिस्ट को चेक करते हैं, सारे टिक करते हैं बॉक्सेस को कि कहीं पे कोई ऑर्नामेंट तो नहीं छूट गया है, कंसेंट साइन हुई है कि नहीं, ब्लड टेस्ट सारे हुए हैं कि नहीं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड अरेंज हुआ है कि नहीं। ये सारी की सारी चीजें आप चेक करते हैं बिफोर एंटरिंग इनटू द
दैट इंटर ऑपरेटिव फेज या इंट्रा ऑपरेटिव फेज जिसे हम बोलते हैं ऑपरेशन के टाइम। तो प्रिपरेशन में ही आप सारी चीजें चेक करते हैं। यहाँ पे भी यही सेज सिनेरियो, सेम सिनेरियो चल रहा है कि पूरा जीवन फेज में जितनी भी चीजें हुई, अब भैया चेक करवा दीजिए कि क्या सारी चीजें आपकी टिक हैं, सारे आपके जो मार्क हैं, जो बॉक्सेस हैं वो टिक हैं कि नहीं। तो चेक पॉइंट में क्या क्या होता है यहाँ पे, एंश्योर द एनवायरमेंट इट्स सुटेबल, सेल का एनवायरनमेंट इंश्योर करा जाता है कि सुटेबल है कि नहीं, किसके लिए सुटेबल है कि नहीं, सेल डिवीजन के लिए सुटेबल है कि नहीं। डीएनए इज इंटैक्ट, डीएनए में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, डीएनए में कोई म्यूटेशन तो नहीं हो गया है, डीएनए में कहीं पे कोई इंजरी तो नहीं हो गई है, या फिर डीएनए को कहीं रिपेयर की जरूरत तो नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें चेक होती हैं। उसके बाद है इसमें लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रोल पॉइंट यहां पे माना गया है इसको। ये जो चीज आपको दिख रही है, आगे और भी चेक पॉइंट मिलेंगे। एस फेज में जब ये एंटर करेगा जीवन से, तो उसके बाद भी चेक पॉइंट मिलेगा, एक G2 चेक पॉइंट भी मिलेगा। तो चेक पॉइंट तो इसे जगह जगह पे मिलते रहेंगे, ताकि किसी भी ऑर्गेनिज्म में डेवलप होने के टाइम पे म्यूटेशन ना हो, कैंसर डेवलप ना हो जाए। तो इस डीएनए को बहुत अच्छे से चेक करते हैं। और उसके बाद एनवायरमेंट भी सेल का चेक होता है कि सुटेबल है कि नहीं। और ये जीवन जो है, ये जो पहला यहाँ पे चेक पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है यहाँ पे हमारे सेल साइकिल का, विच इज द जीवन। अब यहाँ पे आपको एक चीज और मैं दिखा देता हूं। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं, यहाँ पे आप देखोगे ये जो हमने डायग्राम देखा था, ये जो हमने अभी जस्ट एक स्लाइड पीछे जो पिक्चर देखी थी, इस डायग्राम में आपने एक चीज और नोटिस करी होगी। यहाँ पे क्या आपने देखा होगा, ये जो G0, ये जो G0 है, ये एक्चुअल में क्या है, ये G0 जो फेज है, इसको रेस्टिंग फेज बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, रेस्टिंग फेज बोला जाता है। और एक्चुअल में ये क्या है, ये फेज यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये जो आपने यहाँ पे मैंने अभी बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल चेक पॉइंट, ये जो जीवन है, ये जो जीवन चेक पॉइंट है, इस चेक पॉइंट में अगर कुछ भी गड़बड़ लगती है, इस चेक पॉइंट, इस जीवन चेक पॉइंट के अंदर अगर कुछ भी गड़बड़ लगती है, तो सेल क्या है, उसके बाद एस, यहां से कहां जा रहा था, G1 के बाद एस में जा रहा था, और एस के बाद G2 में जा रहा था। बट अगर कुछ गड़बड़ होती है तो ये G1 से कहां चला जाएगा, ये G0 फेज में चला जाएगा। और G0 फेज में क्या होता है, रिपेयरमेंट होता है, यानी कि डीएनए का रिपेयरमेंट होगा। और उसके बाद अगर सब कुछ ठीक भी है, यानी कि डीएनए बिल्कुल इंटैक्ट है, तो उसके बाद भी क्या है, इस साइकिल को छोड़ के जो पर्टिकुलर सेल है वो G0 रेस्टिंग फेज में भी जाता है। और इसको इसलिए रेस्टिंग फेज बोलते हैं। यहाँ पे कुछ और पर्टिकुलरली क्या है, यहाँ पे प्रोडक्शन होता है एंजाइम्स का और प्रिपरेशन होता है, बट सेल डिवाइड यहाँ पे नहीं होता। पर्टिकुलरली सिग्नल्स जब शूट होते हैं, जब सिग्नल्स जाते हैं, उसके बाद इस जीरो से डायरेक्ट फिर वो यहाँ पे एस वाले फेज में वो सेल जो है एंटर करता है और आगे की साइकिल कंटिन्यू होती है। तो यहाँ पे ये जो है, ये G1 जो चेक पॉइंट है, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द एच फेज, और एस फेज का ये जो नाम है, ये क्या है, ये सिंथेटिक फेज है। इसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फेज बोलते हैं। अब एक्चुअल में यहाँ पे क्या होगा, इट इज एक्चुअली अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द होल इंटरफेस। यहाँ पे ये जो सिंथेसिस है, यहाँ पे पहला ही पॉइंट आप देखोगे क्या बता रहा है कि डीएनए जो है इसका रेप्लीकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन सकार मींस अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स 2n से 4n की तरफ हो जाएगा। क्रोमोसोम रेप्लिकेट टू फॉर्म सिस्टर क्रोमाटिड। अभी सिस्टर क्रोमाटिड क्या है ये भी अभी बताया जाएगा आपको। हिस्टोन प्रोटीन का क्रिएशन होता है। डुप्लीकेशन यहां से सेंट्रियोल का, किसका, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। सेंट्रियोल मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, साइटोस्केलेटन का पार्ट है, माइक्रोफिलामेंट बनाता है और कनेक्शन, वहां से कनेक्शन प्रोवाइड करता है। और उसके बाद एरर्स आर करेक्टेड बाय डीएनए रिपेयर एंजाइम। इस फेज के अंदर डीएनए के रिपेयरमेंट वाले जो एंजाइम होते हैं, वो कोई भी अगर एरर होता है डीएनए में तो उसको करेक्ट कर देते हैं। तो अब बात करें सबसे पहले पॉइंट की, डीएनए रेप्लिकेशन अकर, और उसके बाद है क्रोमोसोम रेप्लिकेट टू फॉर्म सिस्टर क्रोमाटिड। सामने आपको एक इमेज दिख रही है, यहाँ पे इस इमेज में क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पे ये क्या था, अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। ये एक सिंगल क्रोमोसोम है। बीच में इसके क्या है, इसके बीच में है इसके सेंट्रोमर।
सेंट्रोमेरे इसके बीच में क्या है, ये पर्टिकुलरली क्या है हमारे पास एक क्या है कनेक्शन साइट है दोनों, पर्टिकुलरली इस दोनों एंड के, क्रोमोसोम के दोनों एंड के लिए। और ये पर्टिकुलरली पूरा क्या है, ये हमारे पास हो गया क्रोमोसोम, ये हमारे पास क्रोमोसोम है। अब होता क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। सपोज कि ये इस पे एक डीएनए बैंड है, ये इस पे एक डीएनए बैंड है, इसका रेप्लिकेशन होगा। तो इसका जब रेप्लिकेशन होता है तो इस पूरे क्रोमोसोम की डुप्लीकेट कॉपी बनती है। क्या बनता है, डुप्लीकेट कॉपी बनता है। और यहां पे आप देखोगे ये अब 2 कॉपीज हैं, यानी कि इसकी अब क्रोमोसोम की 2 कॉपीज यहां पे बन गई हैं। बीच में इन दोनों के क्या है, बीच में इन दोनों के सेंट्रोमेरे है, जो मैंने यहां पे बताया था आपको, ये सेंट्रोमेरे है जहां से ये होल्ड होता है, कनेक्शन साइट होती है इन द सेंटर। इसी के बेसिस पे हम लोग क्रोमोसोम को डिवाइड भी करते हैं। अब ये डुप्लीकेट है, ये भी हमारा सिस्टर क्रोमाटिड है। सिस्टर क्रोमाटिड मतलब ये क्या है, डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट है, कैरिंग द इक्वल इंफॉर्मेशन। बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। आप समझ रहे हैं ये 1 था, यहां से 2 बन गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ डुप्लीकेशन है। रेप्लिकेशन एक्चुअल में हुआ क्या है, वो डीएनए का हुआ है, क्रोमोसोम का नहीं हुआ है। तो नंबर किसका बढ़ा, यानी कि रेप्लिकेशन किसका हुआ, डीएनए का हुआ। यहाँ पे क्रोमोसोम सेम रहते हैं, यहाँ पे हमारा किसमें, मियोसिस में, सॉरी माइटोसिस में। ये हम क्या पढ़ रहे हैं इस टाइम, माइटोसिस पढ़ रहे हैं। तो ये जो माइटोसिस हम ये पूरा पढ़ रहे हैं, आगे जाके ये माइटोसिस फेज में जो एंटर करेगा, यहाँ पे इस सेल के अंदर सपोज करिए ये एक सेल है, इसके अंदर क्या है 46 क्रोमोसोम है, इसने बनाए 2 डॉटर सेल, ये इसने 2 डॉटर सेल बनाए हैं। तो 23 नहीं होगा, सेम यहाँ पे क्या है नंबर के क्रोमोसोम रेप्लिकेट होते हैं, यानी कि यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये समझने में यहाँ पे आसानी होगी कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है और ये सिस्टर क्रोमाटिड यहाँ पे फॉर्मुलेट हो रहे हैं और ये डुप्लीकेट पूरा क्रोमोसोम एक तैयार हो गया है। और ये सारा का सारा खेल किस में हो रहा है, ये एस फेज में होता है, यानी कि सिंथेसिस फेज में होता है। तो क्या हो रहा है सिंथेसिस फेज में, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है और क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमाटिड में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। उसके बाद हिस्टोन प्रोटीन बनते हैं। हिस्टोन प्रोटीन हमने पढ़े थे, हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन पर्टिकुलरली प्रोटीन होते हैं जिसके चारों तरफ क्या है, क्रोमाटिन लिपटा हुआ होता है। यहाँ पे क्रोमाटिन फाइबर है और ये स्टोन प्रोटीन से बंधा हुआ होता है। ये क्या है, स्टोन प्रोटीन से बना हुआ होता है। और यहाँ पे इसको आप आगे और खोलोगे तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा डीएनए होता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने ऐसा आगे जाके बताया था। आगे जाके ये पूरा क्रोमाटिन फाइबर बनता है, फिर क्रोमाटिन कंडेंस होगा और उसके बाद क्रोमोसोम बनेगा। तो यहाँ पे ये सारा का स्ट्रक्चर बताया था। सो हिस्टोन प्रोटीन भी यहाँ पे इस फेज में सिंथेसाइज होते हैं। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है, यानी कि ये जो सेंट्रियोल स्ट्रक्चर है, सपोज दिस इज द सेल, तो यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस है यहाँ पे, और यहाँ पे इस न्यूक्लियस के अंदर वो जो क्रोमोसोम है उसका सारा का सारा चीज चल रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा है। बट इस सेल के अंदर क्या है, जो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास ये होता है सेंट्रियोल होता है, इसका भी डुप्लीकेशन होगा। तो एक और कॉपी यहाँ पे इस पर्टिकुलरली इस सेंट्रियोल्स की बन जाएगी। और सेंट्रियोल क्या करता है, इसके अंदर जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल होता है सेल का, जो साइटोस्केलेटन होता है, उसको प्रोड्यूस करता है, उसको सपोर्ट करता है, उसको कनेक्शन प्रोवाइड करता है। और बाकी के एरर्स जो भी होंगे डीएनए में, वो डीएनए रिपेयर एंजाइम्स के थ्रू करेक्ट हो जाते हैं। नाउ मूविंग टू अवर थर्ड फेज ऑफ द इंटरफेज विच इज द G2 फेज, लास्ट फेज है ये इंटरफेज का। इसको हम गैप 2 बोलते हैं और G1 को हमने क्या बोला था, गैप 1 बोला था, और हमने बोला था प्री सिंथेसिस, और यहाँ पे हमारा पोस्ट सिंथेटिक। तो उसके बाद सिंथेसिस हमारा एस था, तो सिंथेसिस से पहले हमारा G1 है तो प्री सिंथेसिस हो गया, और हमारा ये G2 सिंथेसिस के बाद है तो पोस्ट सिंथेसिस फेज हो गया या पोस्ट सिंथेटिक फेज हो गया है। अब इसमें एक्चुअल में क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखोगे फाइनल प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। यहाँ पे सेल जो है फाइनली प्रिपेयर हो गया है। ये जो सेल है ये प्रिपेयर हो गया है, किस चीज के लिए ये प्रिपेयर हो गया है, ये प्रिपेयर हो गया है टू एंटर इनटू द एम फेज। एम फेज के अंदर जाने के लिए ये रेडी है। अब यहाँ पे
सिंथेसिस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल नीडेड फॉर माइटोटिक स्पिंडल। अब ये माइटोटिक स्पिंडल क्या है, यहाँ पे अगले आपको जो एम फेज जो आएगा इसमें बहुत अच्छे से डायग्राम से मैं समझाऊंगा। तो ये जो सेंट्रियोल्स था, यहाँ पे आपको ध्यान होगा इससे पहले वाली फेज में सेंट्रियोल जो बना था इसके अंदर से माइक्रोट्यूब्यूल क्या है फॉर्मुलेट होती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मुलेट होती हैं, माइक्रोफिलामेंट स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट होते हैं और क्या बनाते हैं वो माइटोटिक स्पिंडल बनाते हैं। सेल चेक्स इफ द डीएनए रेप्लिकेशन इज एक्यूरेट, फिर से यहाँ पे चेक होता है। इस चेक पॉइंट को G2 चेक पॉइंट बोला जाता है और इस G2 चेक पॉइंट के अंदर क्या होगा, डीएनए में अगर कोई डैमेज है तो उसको डिटेक्ट करा जाएगा, या फिर रेप्लिकेशन, क्योंकि इससे पहले सिंथेसिस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ था, तो अगर उस रेप्लिकेशन में कुछ गड़बड़ है तो इस G2 चेक पॉइंट पे वो चीजें चेक करी जाएंगी। और उसके बाद इफ एवरीथिंग गोज राइट तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे एंटर करेगा एम फेज में। अब यहाँ पे एम फेज की बात है तो अभी मैंने आपको बताया एम फेज के अंदर दो चीजें होती हैं हमारी, कौन कौन सी, एक तो साइटोकाइनेसिस होता है और एक हमारा होता है माइटोसिस। माइटोसिस में हमारा न्यूक्लियर डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है। तो इसके बाद ये हम आगे की सेल साइकिल समझेंगे। अच्छा, ये बार बार जो मैंने एक G1 पे चेक पॉइंट बताया, एक G2 पे चेक पॉइंट बताया, अगर कभी किसी केस की वजह से ये सारे चेक पॉइंट क्या हैं खराब हो जाते हैं या गड़बड़ निकल जाती है डीएनए रेप्लिकेशन में, या फिर बात करें सेंट्रियोल फॉर्मेशन में, या फिर क्रोमोसोम के डुप्लीकेशन में, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे या तो G0 फेज में चला जाता है जो मैंने आपको बताया, या फिर एपोप्टोसिस होता है सेल का। क्या होता है सेल का, ध्यान से सुनिएगा, एपोप्टोसिस होता है। एपोप्टोसिस, अब ये एपोप्टोसिस क्या है, हाँ तो क्या बता रहा था मैं, एपोप्टोसिस। तो ये एपोप्टोसिस क्या है, एपोप्टोसिस को बोला जाता है प्रोग्राम्ड सेलुलर डेथ। प्रोग्राम्ड सेलुलर डेथ बोला जाता है, किसको बोला जाता है भाई, एपोप्टोसिस को बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेल जो है बस्ट आउट हो जाएगा। ये जो सेल है अगर इसके अंदर कुछ खराबी आ जाती है तो ये क्या हो जाएगा, ये बस्ट आउट हो जाएगा, ये बस्ट आउट हो जाएगा और अपने आप को क्या करेगा, ये सुसाइड कर लेगा। एपोप्टोसिस प्रोग्राम्ड सेल डेथ जिसको बोलते हैं, ताकि ये जो पर्टिकुलरली म्यूटेशन हुआ है सेल के अंदर या कोई इंजरी हुई है ये ट्यूमर की फॉर्म ना ले ले, इसलिए ये हमारे बॉडी का क्या है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक सेल डेथ है। बट कैसी सेल डेथ है, अनकंट्रोल्ड नहीं है। अनकंट्रोल्ड होती तो डिजीज कंडीशन फॉर्मुलेट हो जाती, तो ये प्रोग्राम्ड है इसलिए इसको बोला गया प्रोग्राम्ड सेलुलर डेथ है, जिसको हम क्या टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, जिसके लिए एपोप्टोसिस टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आगे की वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं, ये एम फेज है, इसके अंदर आगे जितना भी सेल साइकिल होगा हम एम फेज को पर्टिकुलरली समझेंगे और डिटेल में समझेंगे विद डायग्राम और विद ऑल द वीडियोस इफ रिक्वायर्स। तो यहाँ पे आज की वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।